प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। यह वीडियो हिंदी प्रतियोगियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण। प्रतियोगी चाहे एनटीए एनडीआरएफ के हों, ईजीटी पीजीटी के हों, एवीएस एनबीएस के हों या किसी अन्य परीक्षा के लाइक आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, उत्तराखंड कॉलेज लेक्चरर, यूपी पीसीएस कॉलेज लेक्चरर या यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी जगहों पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से सवाल पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उनके व्यक्तित्व यानी कि उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह अध्ययन पूरी तरीके से तथ्यात्मक होगा। यह पूरी तरीके से परीक्षोपयोगी होगा। इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो यकीन मानिए महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग के बारे में बहुत सारी शंकाओं, बहुत सारी प्रश्नों का आपके समाधान हो जाएगा। भारतेंदु ने हिंदी गद्य के जिस स्वरूप की प्रतिष्ठा की थी, उनके सहयोगियों ने उसमें क्या की? वृद्धि करी। गद्य की विविध विधाओं का सूत्रपात भारतेंदु युग में हो चुका था, किंतु भाषा का परिष्कार परिष्कार यानी कि शुद्धता तथा गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। आचार्य द्विवेदी द्वारा यह परिष्कार और विकास संभव हुआ। गद्यकार द्विवेदी, आलोचक द्विवेदी, निबंध लेखक, अनुवादक, संपादक और सुधारक तथा भाषा परिष्कारक के रूप में हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद करते हैं। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, उनके कथनों से हम शुरुआत करेंगे। वीडियो में हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व का तथ्यात्मक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सब जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक में उन्होंने लगभग लगभग सभी कवियों के बारे में, सभी काल की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में ऐसी ऐसी सूक्तियाँ दी हैं, ऐसी ऐसी सूक्तियाँ दी हैं, ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के महत्व को रेखांकित करते हुए क्या लिखा? उन्होंने लिखा है, यदि द्विवेदी जी उठ खड़े न होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। दो तीन महत्वपूर्ण बातें आप देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संकेत किस ओर था? गद्य को सहज रूप में अपनाना। इसको गद्य को, एक गद्य जो शुरुआत जिसकी हुई थी रीतिकाल के बाद आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग में, क्योंकि इसके पहले काव्य ही लिखा जाता था, गद्य छुटपुट रूप में लिखा जाता था, लेकिन गद्य की सीमाओं और संभावनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहचान चुके थे। और जब वह हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं तो उन्होंने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपका ध्यान केंद्रित कराया है कि भारतेंदु युग में क्या था, गद्य की शुरुआत तो हो चुकी थी, नवीन तमाम नई नई तरीके की विधाएं तो आ गई थी, लेकिन क्या था? अव्यवस्थित। यहाँ देखिए, आप ध्यान देंगे, एक शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा। ये तीन बातें इन्होंने कही हैं, अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा आपको कवियों, साहित्यकार और लेखकों की लेखनी में चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्व है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों पर रोक लगाई, इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, इन सारी चीज़ों को उन्होंने चिन्हित किया। लेखक सावधान हो गए, भाषा की समझ जिनमें विकसित थी, उन्होंने इस चीज़ में सुधार कर लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के
जो बारे में द्विवेदी युग हम लोग बहुत सुनते हैं, तो हिंदी में द्विवेदी युग की जो शुरुआत होती है वो क्या, ये नाम कब दिया गया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 1933 में एक अभिनंदन ग्रंथ छापा गया, और इसकी प्रस्तावना में जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने, किसने, इसकी प्रस्तावना में नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है इस कालखंड को क्या नाम दिया, द्विवेदी युग का नाम दिया। द्विवेदी जी की के जन्म की अगर बात की जाए, जन्म तिथि की बात की जाए, तो 5 मई 1864 ईस्वी को इनका जन्म जो है दौलतपुर नामक जगह पर, रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर हुआ था। मृत्यु तिथि की यदि बात की जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को हुई। मृत्यु स्थान भी क्या है, रायबरेली है। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। ये महत्वपूर्ण चीज आपको इनके विषय में जानना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहां से बनते हैं। प्रारंभ में अगर उनके जीवन की बात की जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी के, तो प्रारंभ में ये रेलवे में तार विभाग जो होता है, यानी कि संचार के लिए जो पत्र पत्रिकाएं इधर उधर भेजी जाती हैं, तो तार विभाग में इन्होंने नौकरी करके विभिन्न पदों पर कार्य किया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के पद पर 5 वर्ष तक इन्होंने झांसी में भी काम किया। लेकिन क्या था, मन के बड़े पक्के, सिद्धांतों से समझौता न करने वाले द्विवेदी जी का क्या है, अक्सर बड़े अधिकारियों से अनबन होता रहता था, और इस अनबन के चलते उन्होंने एक दिन ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट का पद उनके पास था झांसी में, जिस पर वो काम कर रहे थे, उससे इस्तीफा दे दिया और चल पड़े साहित्य सेवा की तरफ। हिंदी साहित्य की दिशा में रुख उन्होंने 1903 के आसपास किया। 1900 1903 के आसपास किया, सरस्वती के संपादक के रूप में। सरस्वती का लक्ष्य हिंदी पाठकों को आदर्शोन्मुख बात और भाषाई परिष्कार, भाषा की शुद्धता की तरफ मोड़ना, इस लक्ष्य को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी आगे बढ़ रहे थे। उनके संपादकीय व्यक्तित्व के 4 आदर्श थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकीय व्यक्तित्व के 4 आदर्श आप रेखांकित कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ हाईटेक हिंदी पर देखने को मिलेंगी। अब तक आपने इन सारी चीज़ों को कहीं भी जो है नहीं पढ़ा होगा। ये सब हम आपके लिए खोज करके लेकर के आ रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा है। इस प्रकार के आपको अन्य वीडियो चाहिए तो भी आप लिखें जो है। द्विवेदी जी के संपादकीय व्यक्तित्व के 4 आदर्श थे। पहली बात क्या थी कि पाठकों के लाभ हानि का ध्यान रखा जाए। पाठक जो सरस्वती को पढ़ रहे हैं, उनका क्या पढ़ने से हानि होगा और क्या पढ़ने से लाभ होगा, इसका ध्यान रखने का काम किसने किया, संपादक ने किया। न्याय पथ से विचलित नहीं होना। न्याय पथ से विचलित ना होने से आशय है सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का समझौता न करना, फिर चाहे वो साहित्यिक सिद्धांत हों, चाहे व्यक्तिगत सिद्धांत हों, या जो है समाज हित में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो भी सिद्धांत है। मालिक का विश्वास वचन होना, मालिक का विश्वास प्राप्त करके कार्य करना। समय की पाबंदी किसी भी रचना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं ऐसी है जहां आप कुछ भी लिख करके भेज दीजिए तो छपने में 2-2 3-3 साल लग जाता है। तो समय की पाबंदी को भी एक संपादक के रूप में जो है बहुत ध्यान रखा किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 1903 से लेकर के 1920 तक ये समय सीमा है। करीब करीब 17 वर्षों तक सरस्वती के संपादक कौन रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। सरस्वती पत्रिका के महत्व को लेकर आज खूब चर्चा होती है। यदि उसे रेखांकित करना हो तो मुख्य 3 बिंदु हो सकते हैं। वे कौन से कारण हैं जिसको लेकर के उस जमाने में बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन हम बात करते हैं तो किसकी, आप सब ने देखा है कि भारतेंदु युग जो था वो तो क्या था, पत्र पत्रिकाओं का ही दौर था। खुद भारतेंदु जी ने 3-4 पत्रिकाएं निकाली थी। कभी बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी तमाम पत्रिकाएं निकाली थी। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, सब पत्रिका निकालते थे। लेकिन जितनी चर्चा सरस्वती की हुई उतनी चर्चा अन्य किसी भी, उसकी तुलना अगर की जाए तो उतनी चर्चा अन्य किसी पत्रिका की नहीं हुई। भाषा परिष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका
पद विन्यास और वाक्य रचना में एक रूपता लाने का प्रयास किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और इसलिए हम सरस्वती को याद करते हैं। क्या? भाषा परिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका, पद विन्यास और वाक्य रचना में एक रूपता लाने का प्रयास किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। अनेक लेखक और कवि को प्रोत्साहित और प्रतिष्ठित करने का काम किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। मैथिली शरण गुप्त जी को जो हम पढ़ते हैं आज, उसमें बड़ा योगदान किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। दो प्रकार के जो है खेमे चल रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का खेमा था और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाहर का खेमा था। नवीन गद्य विधाओं की पगडंडी चली तो बाद में उन्नत होती गई। नवीन नवीन जो गद्य विधाएं थी उनको उन्नत करने का काम भी सरस्वती के माध्यम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा का संस्कार और परिष्कार को लेकर द्विवेदी युग में का आंदोलन खड़ा हो गया और इसी लिहाज से रामविलास शर्मा ने जो है रामविलास शर्मा जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती को क्या कहा है? एक जातीय पत्रिका बताया है। याद रखिएगा, किसने जातीय पत्रिका बताया है? रामविलास शर्मा जी ने बताया। आगे बढ़ते हैं। सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी, आचार्य की उपाधि कब मिली है? 1931 में मिली है। और जो है इसने दिया था तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। साहित्य वाचस्पति दिया हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये प्रयाग में है। काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये काशी यानी कि बनारस में। ध्यान रखिएगा, दोनों दो अलग अलग जगहों पर है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने साहित्य वाचस्पति उपाधि दी। सरस्वती पत्रिका की अगर बात की जाए तो सरस्वती के महत्व को बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्वानों ने रेखांकित किया है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है कि मैं सरस्वती का चिर ऋणी हूँ। बाबू गुलाब राय ने लिखा कि मेरे काल्य के अतिरिक्त ज्ञान की एकमात्र साधिका थी सरस्वती। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा कि किसी भाषा के बारे में किसी एक व्यक्ति और एक पत्रिका ने उतना काम नहीं किया जितना हिंदी के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी सरस्वती ने किया। राय कृष्णदास ने लिखा कि अपना 50% ज्ञान उन्होंने सरस्वती से अर्जित किया। महाकवि निराला लिखते हैं कि उस हिंदीहीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी। हिंदीहीन प्रांत से आशय क्या था? बात कर रहे हैं कलकत्ता की। जब महाकवि निराला जो है शुरुआती दिनों में कोलकाता रहा करते थे, उनके पिताजी रहते थे और वहीं निराला जी भी रहते थे, तो वहाँ वो सरस्वती पत्रिका मंगवाते थे, उसको पढ़ते थे और उन प्रतियों से जो है उन्होंने हिंदी सीखी। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त। संपादक के रूप में बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिसे हम आज भी बार बार याद करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन यह उनके साहित्यकार व्यक्तित्व का एक पक्ष था। अनुवादक के रूप में भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ढेरों काम किया है। संस्कृत और अंग्रेजी की रचनाओं पर इनकी विशेष कमांड थी और इन्होंने खूब अनुवाद किए। लॉर्ड बेकन की बेकन विचार रत्नावली, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, लॉर्ड बेकन की बेकन विचार रत्नावली, हार्वर्ड इंस्पेक्शन की शिक्षा एजुकेशन का ट्रांसलेशन, जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी का अनुवाद किस नाम से किया था? स्वाधीनता के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित और जागरूक भी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतीय स्त्रियों की शिक्षा के पक्षधर थे। सन 1914 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के समर्थन में उनका एक लेख छपा था जिसका शीर्षक क्या था? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक साहित्यकार संपादक के रूप में किस प्रकार वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। आलोचक के रूप में भी द्विवेदी जी का काम स्तुत्य है। उन्होंने भारतेंदु युग के लेखकों, मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न और भारत भारती की आलोचना लिखी। कौन कौन सी? भारतेंदु युग के तमाम लेखकों की रचनाओं का आलोचनात्मक विवेचन किया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
हिंदी नवरत्न नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? मिश्र बंधुओं ने लिखी थी। और इस पुस्तक का भी क्या किया, आलोचना करी किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भारत भारती जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, उस भारत भारती की भी आलोचना लिखी महावीर प्रसाद। उनका मानना था कि कविता में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। ये कथन आपसे पूछा जा सकता है और इसी के लिए हमने इस बात को यहाँ पर लिखा है। कविता के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या मत था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में रामविलास शर्मा जी ने क्या लिखा? रामविलास शर्मा जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उन्होंने किस पर लिखी है? जो उन्होंने रामविलास शर्मा जी ने लिखी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ये यूजीसी नेट में बहुत पूछी जाती है। तो इस पुस्तक में जो है उन्होंने लिखा है कि हिंदी गद्य जो है, द्विवेदी जी का गद्य साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या है? ज्ञान कांड है। जो साहित्यकार स्वतः स्फूर्त भावोद्गारों से संतुष्ट नहीं हो जाते, उनके लिए यह ज्ञान कांड सदा महत्वपूर्ण रहेगा। द्विवेदी जी सबसे पहले राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री हैं। इसका प्रमाण यह है कि उनकी जो एकमात्र बड़ी पुस्तक वह राजनीति और अर्थशास्त्र की पुस्तक है, जिसका नाम है संपत्ति शास्त्र। यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। संपत्ति शास्त्र नाम की पुस्तक परीक्षा में भी बहुत पूछी जाती है और इस पुस्तक का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र और राजनीति से है। ध्यान रखिएगा, साहित्य से नहीं है। संपत्ति शास्त्र का संबंध राजनीति और अर्थशास्त्र से है। भारत के संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वैसी आलोचना उस समय तक अंग्रेजी में भी प्रकाशित नहीं हुई थी। हिंदी में अब भी उसके टक्कर की दूसरी पुस्तक नहीं है। भारत की राजनीति को लेकर के और तत्कालीन अर्थशास्त्र को लेकर के, जो अंग्रेजों के दौर की आर्थिक स्थिति थी भारत की, को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार, उनके तर्क, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सब बातों की चर्चा इस पुस्तक संपत्ति शास्त्र में की है। और रामविलास शर्मा जी ने रेखांकित करते हुए क्या चिन्हित किया है कि इस प्रकार की पुस्तक उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजी में भी नहीं लिखी गई। हिंदी की तो बात ही छोड़िए, हिंदी में अब भी उसके टक्कर की दूसरी पुस्तक नहीं है। तो इस प्रकार जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित ये पहला भाग था। वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट जरूर करिएगा, हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप कहेंगे तो भाग 2 इसका हम बहुत शीघ्र आपके लिए लेकर के आएंगे। आप कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। मैं फिर कहूँगा, ये वीडियो समान रूप से टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एनटीए, जेआरएफ और टीजीटी, पीजीटी मित्रों के लिए लाभकारी है। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।